नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशुआ शर्मा पुनः नई वीडियो के साथ। पिछले जो अध्याय था हमारा चल रहा था राष्ट्रपति, उसमें हमने राष्ट्रपति की शक्ति का अध्ययन किया था। अब हम थोड़ी सी पढ़ते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या है। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत में है वो संसदीय कार्यपालिका अपनाया गया है। संसदीय जो शासन है उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? प्रधानमंत्री, वो उसकी मंत्रिपरिषद, ये उसकी वास्तविक कार्यपालिका है। अब यहाँ संसदीय कार्यपालिका में या संसदीय शासन में क्या होता है? संसदीय शासन कि जहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में आपस में संबंध पाया जाता है वो शासन संसदीय शासन कहलाता है। अब कई बार नाम पूछ लेते हैं कि किन्हीं ऐसे दो देशों के नाम बताओ जहाँ संसदीय शासन है, तो भारत, जापान, जर्मनी, इटली आदि देशों में यही व्यवस्था है। और राष्ट्रपति यहाँ नाम मात्र का प्रधान है, वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। और जहाँ पर राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान होता है वो कहलाती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। जैसे यदि हम अमेरिका का उदाहरण ले तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ब्राज़ील, यहाँ क्या है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में यहाँ क्या है कि राष्ट्रपति है वो एक ही पद होता है, प्रधानमंत्री का पद नहीं होता और वास्तविक कार्यपालिका यही राष्ट्रपति होता है। अब भारत की यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। जब भी हमारी जनगणना होती है तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति की गिनती करते हैं। और यदि हम अपने प्रोटोकॉल में जो वरीयता क्रम देखें पद में, तो सबसे ऊंचे पद पे, सर्वोच्च पद पर भारत का राष्ट्रपति ही होता है। हमने पहले भी चर्चा कर ली थी, अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि संघ का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं। जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है वो राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी में आते हैं। अब देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में हमने पहले चर्चा कर ली थी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस संसद के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी जो विधानसभा है उन दोनों के निर्वाचित सदस्य में इसमें भाग लेते। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपको देखनी है तो इसमें दो बातें मुख्य है। पहली बात तो क्या है कि निर्वाचक मंडल में जनसंख्या का निकटतम संभव समान प्रतिनिधित्व। मान लो कोई भी राज्य है, सबसे बड़ा राज्य यदि हम देखें जनसंख्या की दृष्टि से तो यूपी है और सबसे छोटा यदि हम देखें तो सिक्किम है, लेकिन उनका जो प्रतिनिधित्व है वो उनकी जनसंख्या के समान होना चाहिए। प्रतिनिधित्व कि एक विधायक का मत का मूल्य कितना हो वो उनकी जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। दूसरी इसमें बात यह है कि जो मत देते हैं, जो देय मत होते हैं, राष्ट्रपति को जो मत देते हैं एक विधायक या सांसद, देय मतों में समानता हो, तो सभी के मतों में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। अब जो 84वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें हमने क्या किया था? 84वां जो संविधान संशोधन 2001 में हुआ, इसमें हमने क्या किया? इसके द्वारा ये निश्चित कर दिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो हम मत का भार लेते हैं कि एक विधायक का मत कितने व्यक्तियों के मत के बराबर होगा। इस हेतु हमने अभी तक 1971 की जनगणना को आधार माना है। ये आधार है अभी तक अपने। और मत भार निकालने का सूत्र क्या है? जैसे अपने राजस्थान का एक विधायक है तो वो एक विधायक है, वो राष्ट्रपति को एक मत देगा तो राजस्थान की कितनी जनसंख्या का या वो प्रतिनिधित्व करेगा। तो वो देखो कि हमें मत भार कैसे निकालना है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत भार निकालना है। तो पहले हम देखेंगे राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की कुल जनसंख्या और उसमें 1000 का भाग देते हैं। जैसे राजस्थान की कुल जनसंख्या यदि हम देखें तो 5.65 करोड़ है और यहाँ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 200 है सॉरी, और 1000 का भाग देते हैं। तो इस प्रकार जो निकलेगा अपना, इसको हम ऊपर लाने के लिए इंटू में 1/1000 करेंगे तो राजस्थान की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का जो भाग है मत भार वो लगभग 129 के लगभग होगा। तो राज्य की कुल जनसंख्या में, अपने राजस्थान की कुल जनसंख्या में विधानसभा की निर्वाचित सदस्यों का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वह विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य होता है। यदि आपको राजस्थान का पूछिए तो राजस्थान के एक सदस्य के मत का मूल्य 129 मत के बराबर है। अब देखो संसद के निर्वाचित सदस्य का मत भार यदि हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो
जितने भी राज्य की विधानसभा है, अब राज्य अपने कितने हैं, 29 राज्य हैं, तो 29 राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों को, अब जितने भी सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनको कितने वोट मिले हैं। एक राज्य में मान लो राजस्थान में 200 विधायक निर्वाचित होते हैं, उत्तर प्रदेश में मान लो लगभग 400 के लगभग विधायक निर्वाचित होते हैं। तो जैसे जिस राज्य में जितने विधायक निर्वाचित होते हैं 29 राज्यों में, उनको कितने कितने वोट मिले, एक विधायक को कितने वोट मिला, 200 विधायक को कितने वोट मिले, उन सारों वोटों को हम जोड़ेंगे, कुल मतों को। अब कुल मत हमने जोड़ लिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य हैं, अब अपन क्या करेंगे, उन कुल मतों में क्या करेंगे, सारे विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनके वोट जोड़ लिए, और अपने संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से बांट दिया जाता है। बांट दिया मतलब भाग दिया जाता है। अब इसका सूत्र देखो क्या है, सूत्र है संसद के निर्वाचित सदस्य का मत भार कैसे निकालेंगे कि एक अगर संसद का सदस्य राष्ट्रपति को एक वोट देता है तो वो कितने वोट के बराबर होता है। तो देखो सभी राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के कुल मत हम सारे जोड़ लेंगे, प्लस संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। यदि ये हम करेंगे तो संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत भार आ जाता है। उदाहरण देखो, यदि अब कि मान लो विधानसभा के कुल मतों की संख्या हम ये मान ले 5,44,971 मत मिले विधानसभा के सारे जो जितने भी मत उनको, और संसद के दोनों सदनों की यदि हम कुल संख्या मानने हैं कि 676 है, तो मत भार क्या होगा, जैसे 5,44,971 में अगर हम संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का भाग देंगे तो 702 होगी। अब मान लो भागफल पॉइंट में आता है 50, जैसे 55 आ गया, पॉइंट 55 आ गया, पॉइंट 60 आ गया, तो एक जोड़ दिया जाता है, और मान लो 50 से कम रहता है तो हम यहाँ 701 कर देंगे, कम है कर देंगे, या कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जोड़ते हमें नहीं है। अब देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो आपके इस पाठ की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, थोड़ा सा हार्ड जरूर है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त रूप से और जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता इसमें भाग नहीं लेती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में विजयी होने के लिए मतों का एक निश्चित नियतांश भाग या निश्चित कोटा कह दो, वो प्राप्त करना होता है, और जब तक ये न्यूनतम मत, ये जो आपने निश्चित भाग तय किया ना, ये प्राप्त नहीं होते तब तक कोई भी व्यक्ति उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। ये नहीं कि जैसे कोई सबसे ज़्यादा वोट मिले उसको हमने राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया, इस प्रक्रिया में ये चीज़ें नहीं है। अब देखो इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र ये है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए हमें कितने वोट चाहिए या कैसे निर्वाचित होते हैं। तो इसका सूत्र है जिसको हम बोलते हैं निश्चित नियतांश कह दो या निश्चित कोटा कह दो। डाले गए वैध मतों की संख्या, जितने भी वोट पड़े हैं वो प्लस बट्टा निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं कि राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होगा। अब मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में 200 वोट पड़े हैं, कितने वोट डाले गए हैं, 200। अब निर्वाचित कितने सदस्य होने हैं, एक होना है, निर्वाचित क्या होना है, एक राष्ट्रपति होगा, एक ये सूत्र का हमने यहाँ लिख दिया, और वोट पड़े हैं 200, और ये प्लस में जो बट्टा आया है वो यहाँ लिख दिया। अब 200 में हम 2 का 1 1 2 ते 2 का भाग देंगे 200 में तो 100 आएगा, 100 में यदि हम ये 1 जोड़ेंगे तो 101। तो जिस व्यक्ति को 100 में से 101 वोट मिलते हैं वो ही निर्वाचित होता है। समझ गए यहाँ तक। अब देखो यदि किसी उम्मीदवार को ये मत नहीं मिलते, 101 मत नहीं मिला, तो सबसे अधिक मत मिलने वाले उम्मीदवार को हम निर्वाचित घोषित नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। अब मान लो ये कुल वोट कितने हैं, 200 मत पड़े हैं ना ऊपर। अब 200 में से जिसको 101 मत मिलने चाहिए वही निर्वाचित होगा, अन्यथा निर्वाचित नहीं होगा। थोड़ा सा मैं आपको देती हूँ, जैसे राष्ट्रपति के उम्मीदवार में 4 व्यक्ति खड़े हैं, A, B, C और D। अब इन चारों को हमने क्या करना है, 200 वोट मान लो अपने पास, इसको बांटना है। तो हमने 200 वोट को कैसे बांटा, A को 55 मिले, B को 50 वोट मिले, C को 50 वोट मिले और D को 45 वोट मिले, ये 200 वोट मिल गए। अब यदि साधारण मत प्रणाली हो ना तो सबसे ज़्यादा A को मिले तो हम A को विजयी घोषित कर देते, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता। अब A निर्वाचित नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो हमने ऊपर निश्चित कोटे का सूत्र लगाया, नियतांश लगाया, उसमें 101 मिलेगा, वही
निर्वाचित होगा। तो ए को कितने वोट मिलने चाहिए? 101 वोट मिलने चाहिए। तो ये चारों ही निर्वाचित नहीं होगा। अब क्या करें? अब इसमें क्या होता है, देखो आपको बताती हूँ कि इसकी दूसरी बात ये, पहली बात तो हमने ये कह दी कि निश्चित कोटा मिलने पर ही होगा। ये नहीं कि सबसे ज़्यादा वोट मिला उसको हमने बना दिया, उसको हम नहीं बना सकते। इसकी दूसरी बात यह है कि हर मतदाता को इतने वरीयता में मत देने का अधिकार होता है जितने कि उम्मीदवार हैं, और मतदाता अपनी पसंद से वरीयता के अनुसार मत देता है। अब मैं आपको समझाती हूँ वरीयता क्या है। देखो A B C D ये 4 व्यक्ति उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के लिए। अब मान लो एक कोई विधायक है कमल नाम का, वो व्यक्ति वोट देने जाता है, तो वो वोट कैसे देता है? वो कहता है सबसे पहले मुझे राष्ट्रपति पद के रूप में C व्यक्ति पसंद है, सबसे पहले C नहीं बना तो फिर मैं चाहता हूँ 2 नंबर पे B बने। ये इसकी वरीयता। 1 नंबर पे इसने किसको पसंद किया? C को। 2 नंबर पे इसने किसको पसंद किया? B को। 3 नंबर पे इसने किसको पसंद किया? A को। और 4 पे D को। अब ये विधायक है, इसने अपने वोट वरीयता के क्रम के अनुसार दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? इन मत पत्रों को खोलेंगे कि इस व्यक्ति ने कैसे कैसे किस किस को वोट दिए। अब देखो, यदि प्रथम वरीयता में किसी भी उम्मीदवार को निश्चित नियतांश नहीं मिलता, मतलब ये जो 101 वोट नहीं मिलते, तो दूसरी वरीयता की गणना प्रारंभ की जाती है। इसमें जिस व्यक्ति को प्रथम वरीयता में सबसे कम मत मिलते हैं उसको मुकाबले से हटा दिया जाता है, और उस उम्मीदवार के द्वितीय वरीयता के मत जिन उम्मीदवार को मिले हैं वे उन्हें स्थानांतरित किए जाते हैं। अब मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें सबसे कम वोट मिले D को। अब D को सबसे कम वोट मिले, तो D को हमने ये देखा कि D के जो वोट पड़े हैं मतपत्र में, उसमें D को 1 नंबर पे तो 45 लोगों ने पसंद कर लिया, ये तो इसकी प्रथम वरीयता हो गई। लेकिन D के जो वोट पड़े हैं उसको हम खोल के देखेंगे मतपत्र को, तो इसके वोट में 2 नंबर पे किसको पसंद किया है, 3 नंबर पे किसको किया है, 4 नंबर पे किसको किया है। अब 2 नंबर पे जिसको किया है वो इसके सारे वोटों में से इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर 2 नंबर पे इसको मान लो जो 45 वोट मिले हैं, इन 45 में से 2 नंबर पे B को प्राप्त ज़्यादा वोट मिले हैं तो वो 20 B में जोड़ देंगे, अगर इसको मिले हैं तो इसमें जोड़ देंगे। तो हम वरीयता के अनुसार जो उम्मीदवार को मत मिलते हैं उन्हें स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यदि द्वितीय वरीयता में भी किसी उम्मीदवार को निश्चित नियतांश नहीं मिलता, यदि हमने इसमें जोड़ दिया 10 और B वाले देख के इसको तो हटा दिया जिसको कम वोट मिले D को, तो अब हम क्या करेंगे कि जिस उम्मीदवार को है ना B में मिले ना सेकंड वरीयता, दूसरी वरीयता में B के वोट में जिसको ज़्यादा पसंद किया है वो जोड़ देंगे। अगर नहीं मिला तो फिर जो सबसे कम जिसको सबसे कम वोट मिले उसको क्या करेंगे हम, उसको मुकाबले से हटा देते हैं, और उसके जो मत है वो तृतीय वरीयता में जिन उम्मीदवार को वोट मिले उन्हें स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी उम्मीदवार को निश्चित नियतांश या निश्चित जीतने वाले मत नहीं मिल जाते। अब थोड़ा सा आप इसको उदाहरण से समझो, आपके बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि माना कि 4 उम्मीदवार है चुनाव में, क, ख, ग और घ, और अपने पास वोट कितने पड़ने हैं? 1,40,000 वोट अपने पास है। राष्ट्रपति पद के लिए कितने वोट हैं? 1,40,000। अब 1,40,000 को हम उस सूत्र के अनुसार जो कोटा निर्धारित करते हैं ना कि कितने नियतांश चाहिए, तो हमने देखा था कुल मत भार प्लस निर्वाचित होने वाले सदस्य प्लस 1 और प्लस 1, तो 70,001 वोट जिसको मिलेंगे वो निर्वाचित होगा। अब पहले पोस्ट जब वोट पड़े प्रथम वरीयता में तो क को 30,000 मिले, ख को 20,000 मिले, ग को 40,000 मिले और घ को 50,000। ये वोट हमने 1,40,000 बांट दिए। अब देखो हमें कितने वोट चाहिए निर्वाचित होने के लिए? 70,001 वोट चाहिए, लेकिन किसी को नहीं मिले ना इन चारों में से, ना क, ख, ग किसी को नहीं मिले। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि प्रथम वरीयता में किसी भी उम्मीदवार को नियतांश नहीं मिलता, निश्चित कोटा नहीं मिलता, अतः कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित नहीं हुआ है, कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? अतः ख को सबसे कम मत मिले हैं उसके मतों का स्थानांतरण किया जाएगा। इसको हमने चुनाव से हटा दिया ख को, और इसके ये जो 20,000 इसको मिले हैं ना प्रथम वरीयता में, ये 20,000 द्वितीय वरीयता में किसको मिले हैं वो देखेंगे। ये हटा दिया, उसको हटा दिया। अब इसके मत का हम क्या करेंगे? बांट देंगे मत को। तो द्वितीय चरण में ख को जो 20,000 मत मिले हैं ये शेष 3 उम्मीदवारों में इस प्रकार विभाजित
द्वितीय वरीयता के आधार पर करेंगे। अब इसके वोटों को खोलेंगे ना तो हम देखेंगे कि इसके 20,000 जो वोट पड़े हैं इसको, इसमें कै को सेकंड नंबर पे 5,000 लोगों ने पसंद किए है, गै को सेकंड नंबर पे 10,000 ने पसंद किए है और घै को दूसरे नंबर पे 5,000 ने इसको पसंद किया। अब ये 20,000 हमने बांट दिए। अब 20,000 में से सेकंड नंबर पे इसके मत में लिखा हुआ था कि मैं 1 नंबर पे तो खै को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं 2 नंबर पे कै को करता हूँ। ऐसे करके हर व्यक्ति वोट देता है। तो अब हमने इन 20,000 को बांट दिया, कै को 5,000, गै को 10,000 और घै को 5,000। ये 20,000 हमने बांट दिए। अब बांटने के बाद क्या होता है, अब ये मत हम क्या करेंगे भाई, ये मत हमें प्रथम गणना, जो इनकी प्रथम गणना है उस मतों में ये मत हम जोड़ देंगे। अब कै को पहले जो मिले थे ना 30,000, इसमें 5,000 जोड़ दिए। गै को 40 मिले 10,000 जोड़ दिए, 50,000 हो गए। और घै को 50 मिले 5,000 और जोड़ दिए तो कितने हो गए, घै के 55,000 वोट जोड़ दिए। लेकिन अब भी हमें जो संख्या चाहिए कितनी चाहिए, 70,001, वो अभी तक नहीं मिली है। देखो नहीं मिले ना, अतः किसी भी उम्मीदवार को निश्चित नियतांश प्राप्त नहीं हुआ। अब पुनः जिसको सबसे कम मत प्राप्त हुए उसको मतों का स्थानांतरण करेंगे। अब तीनों में सबसे कम वोट किसको मिले, अब कै को मिले। अब कै को इस पद से हटा देंगे और इसके 35,000 वोट को खोल के देखेंगे और इसको इन दोनों में बांट देंगे 35,000 को। अतः पुनः जिसको सबसे कम मत प्राप्त हुए उसके मतों का स्थानांतरण करेंगे। अब कै के मतों के पहली वरीयता के 30,000 मतों में, अब कै को सबसे पहले हमने देखा था, पीछे हमने देखा था ना कि सबसे पहले इसको कितने मिले थे, 30,000 मिले थे। 30,000 में पहली बार तो इसको पसंद करते हैं, लेकिन 30,000 में दूसरी बार किसको पसंद करते हैं, उस दूसरी वरीयता के मत का विभाजन घै और गै में करेंगे। अब हमने पहले तो कै के जो वोट खोले थे, खै को पद से हटाया था ना सबसे पहले, तो खै के वोट हमने बांटे थे 20,000। अब सबसे कम वोट मिले हैं कै को, तो इसके 35,000 मतों को हम गिनेंगे कि पहली वरीयता में तो कै को मिले हैं, लेकिन इन 35,000 ये जो लोग हैं ये दूसरी बार किसको पसंद करते हैं, तो उनकी दूसरी जो वरीयता देखते हैं और दूसरी वरीयता के मत का विभाजन इन दोनों में कर देते हैं। अब ये 30,000 हमने बांटे हैं, ये बांट दिए। अब बांटने के बाद देखो 30,000 में से हमने कि कैसे कैसे दिए कि 30,000 में हमने देखा कि 11,000 लोग तो गै को पसंद करते हैं दूसरे नंबर पे इस कै वाले वोट में, और 29,000 घै को पसंद करते हैं। अब हमने इनको जोड़ दिया इन दोनों में। 50,000 पहले थे गै के पास, 61,000 हो गए। 11,000 जोड़ने के बाद घै के पास 55,000 थे, उसमें 29,000 जोड़े, क्योंकि इन 30 को जोड़ रहे हैं ना हम, 30 में से 19,000 इसमें हमने जोड़ दिए। अब 19 और 11 30 हो गए ना। अब हम जोड़ देखेंगे तो गै को तो मिलते हैं 61,000 वोट और घै को मिलते हैं 74,000 वोट, और हमें चाहिए 70,001 वोट। तो निर्वाचित कौन हुआ, घै निर्वाचित हुआ। तो ये राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है। आप इस वीडियो को 2 बार देखने से आपके समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपकी कोई शंका हो तो आप मुझसे बात करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।